हान यीजू के लिए दुनिया हमेशा से एक ठंडी और बेगानी जगह रही थी। बाहर से देखने वालों के लिए वह दक्षिण कोरिया के सबसे अमीर घरानों में से एक हानवुल फाइनेंशियल ग्रुप की बड़ी बेटी थी। लेकिन उस आलीशान हान मैंशन की ऊंची दीवारों के अंदर की सच्चाई कुछ और ही थी। वह उस परिवार का अपना खून नहीं थी, बल्कि एक गोद ली हुई अनाथ बच्ची थी। यह एहसास उसे हर दिन हर पल एक मीठे जहर की तरह पिलाया जाता था। उसकी सौतेली माँ ली जंगिए बाहर की दुनिया के लिए एक आदर्श माँ का मुखौटा पहनती थी, लेकिन जब घर के दरवाजे बंद होते तो उसकी नजरें यीजू को ऐसे घूरती थीं जैसे वह कोई कचरा हो। यीजू को कभी अपनी पसंद के कपड़े पहनने की या अपनी मनपसंद पेंटिंग करने की इजाजत नहीं थी। उसे हमेशा अपनी छोटी बहन हान यूरा की परछाई बनकर रहना पड़ता था। यूरा घर की असली वारिस थी, जो हमेशा यीजू की हर खुशी छीनने में मजा लेती थी। इन सब के बावजूद यीजू ने कभी बगावत नहीं की। वह बस थोड़ा सा प्यार चाहती थी। उसे लगता था कि अगर वह सबकी बात मानेगी तो शायद एक दिन यह परिवार उसे अपना लेगा। लेकिन उसकी जिंदगी में असली उम्मीद तब आई जब उसकी शादी जंग से ह्युक से तय हुई। सेह्युक एक शांत, समझदार और अच्छी नौकरी वाला इंसान था। यीजू ने अपनी सारी उम्मीदें, अपना पूरा वजूद उस आदमी के कदमों में रख दिया था। उसे लगने लगा था कि शादी के बाद आखिरकार उसे अपना एक घर मिलेगा, एक ऐसा इंसान मिलेगा जो उसे सिर्फ हान यीजू होने के लिए प्यार करेगा। शादी में बस कुछ ही दिन बचे थे। एक दोपहर यीजू ने सेह्युक को सरप्राइज देने का फैसला किया। उसने बड़े प्यार से उसके लिए एक महंगी घड़ी खरीदी और चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान लिए उसकी कंपनी के ऑफिस पहुंच गई। वह मन ही मन सोच रही थी कि इतने दिनों बाद उसे अचानक अपने ऑफिस में देखकर सेह्युक कितना खुश होगा। शायद वह उसे प्यार से गले लगा लेगा। वह हल्के कदमों से सेह्युक के केबिन की तरफ बढ़ी। उसके हाथ में तोहफे का पैकेट था और दिल जोरों से धड़क रहा था। जैसे ही वह केबिन के दरवाजे के पास पहुंची, उसने देखा कि दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। उसने अंदर जाने के लिए दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा ही था कि अचानक अंदर से आ रही एक आवाज ने उसके कदम वहीं जमा दिए। वह आवाज सेह्युक की नहीं थी, वह आवाज उसकी छोटी बहन हान यूरा की थी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो ओप्पा? यूरा की आवाज में गुरूर और झुंझलाहट साफ छलक रही थी। तुम उस उबाऊ और बेवकूफ यीजू से शादी क्यों कर रहे हो? तुम अच्छे से जानते हो कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। दरवाजे के बाहर खड़ी यीजू की सांसें जैसे गले में ही अटक गईं। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए। यूरा यहाँ क्या कर रही है और वह सेह्युक से इस तरह क्यों बात कर रही है? यीजू ने कांपते हुए दरवाजे की हल्की सी दरार से अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जंग सेह्युक, उसका होने वाला पति, यूरा के सामने घुटनों के बल बैठा था। उसने बड़े प्यार से यूरा का हाथ अपने हाथों में थाम रखा था, क्योंकि यही इकलौता रास्ता है तुम्हारे करीब रहने का। यूरा, सेह्युक की आवाज में वो दीवानगी और तड़प थी जो यीजू ने अपने लिए कभी नहीं देखी थी। मैं हान परिवार का दामाद बनकर उस घर में आऊंगा। यीजू मेरे लिए सिर्फ एक मोहरा है, घर में घुसने की एक सीढ़ी। मेरी असली मंजिल तो तुम हो। तुम जानती हो कि मैं उस औरत से कभी प्यार नहीं कर सकता। यीजू के हाथ से तोहफे का पैकेट छूट गया। पैकेट जमीन पर गिरा, लेकिन यीजू के कानों में बज रहे सदमे के शोर के आगे वह आवाज बहुत छोटी थी। जिस इंसान के लिए उसने अपने सपने छोड़ दिए, जिसके लिए उसने दिन रात दुआएं मांगी, वो सिर्फ उसकी बहन के करीब रहने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा था। यीजू को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंपकर उसे घुमा दिया हो। वह वहां एक पल भी और नहीं रुक सकी। वह मुड़ी और पागलों की तरह वहां से भागने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। लिफ्ट से नीचे उतरते हुए, पार्किंग तक पहुंचते हुए उसे बस अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। उसने अपनी कार स्टार्ट की। उसका शरीर कांप रहा था। उसे लगा कि उसकी माँ ली जंगिए भले ही उससे प्यार नहीं करती, लेकिन एक औरत होने के नाते, एक माँ होने के नाते वह इस धोखे को समझेगी। वह अपनी बेटी की शादी एक ऐसे धोखेबाज से नहीं होने देगी। कार को बेतहाशा दौड़ाते हुए वह सीधे हान मेंशन पहुंची। मेंशन के बड़े से हॉल में ली जंगिए अपनी मखमली कुर्सी पर आराम से बैठी एक विदेशी मैगजीन पढ़ रही थी। पास ही मेज पर चाय का एक कप रखा था, जिसमें से भाप उठ रही थी। यीजू भागते हुए अंदर आई
और रोते हुए सीधे अपनी सौतेली माँ के सामने घुटनों के बल गिर पड़ी। माँ, माँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए, यीजू सुबकते हुए बोली। सेहयुक, उसने मुझे धोखा दिया है। वो यूरा से प्यार करता है। वो मुझसे शादी सिर्फ यूरा के करीब रहने के लिए कर रहा है। प्लीज इस शादी को किसी तरह रोक दीजिए। ली जंगहिये ने मैगजीन बंद की। उसने चाय की प्याली बहुत ही आराम से उठाई, एक घूंट लिया और उसे वापस मेज पर रख दिया। उसके चेहरे पर कोई हैरानी, कोई दुख या कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि उसके होंठों पर एक सर्द शैतानी मुस्कान तैरने लगी। उसने झुककर यीजू का आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा अपने एक हाथ से पकड़ लिया। मुझे पता है, बेवकूफ लड़की, जंगिया ने बिल्कुल शांत और ठंडी आवाज में फुसफुसाया। यीजू की रोती हुई आवाज अचानक बंद हो गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या तुम्हें क्या लगता है कि सेहयुक जैसा चालाक और होशियार लड़का तुम जैसी दब्बू और बेसहाय लड़की से शादी क्यों करेगा? जंगिया ने उसका चेहरा झटके से छोड़ दिया और कुर्सी पर पीछे टिक कर बैठ गई। यह सब मेरी ही योजना थी। यीजू को लगा जैसे कमरे की छत उस पर गिर पड़ी हो। आपकी योजना? लेकिन क्यों? यूरा को वो लड़का पसंद है, लेकिन मेरी यूरा की शादी तायजा ग्रुप के वारिस से होनी तय है। वो इस देश की सबसे ताकतवर औरत बनेगी। जंगिये की आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। इसलिए सेहयुक को घर में बांधे रखने के लिए, ताकि मेरी बेटी जब चाहे उससे मिल सके, मुझे तुम्हारी बलि चढ़ानी पड़ी। यीजू अवाक रह गई। एक माँ अपनी ही बेटी के लिए इतना गंदा खेल कैसे खेल सकती है? और हाँ, अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो एक और सच जान लो। जंगिये अपनी जगह से उठी। पास ही रखी एक मोटी सी फाइल उसने उठाई और यीजू के मुंह पर दे मारी। कागज हवा में बिखर कर जमीन पर गिर गए। कंपनी में जो करोड़ों का घपला, एम्बेजलमेंट हुआ है, वो मैंने किया है, जंगिये ने यीजू के बिल्कुल करीब आकर कहा। लेकिन उन सारे कागजातों पर दस्तखत तुम्हारे हैं। मैंने पिछले कई महीनों से धोखे से तुमसे वो साइन करवाए थे। पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने रास्ते में ही होगी। मेरी असली बेटी की शानदार जिंदगी के लिए किसी न किसी को तो जेल में सड़ना ही होगा, है ना? यीजू का पूरा वजूद सुन्न पड़ गया। उसकी बहन, उसका होने वाला पति, उसकी माँ, सबने मिलकर उसे एक सूली पर चढ़ा दिया था। वह एक इंसान नहीं, सिर्फ एक बकरा थी जिसे हलाल करने के लिए पाला गया था। पागलों की तरह वह उस घर से बाहर भागी। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। आसमान में जोरदार बिजली कड़क रही थी। उसने अपनी कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। उसने एक्सीलेटर पर पूरी ताकत से पैर रख दिया। कार बारिश को चीरती हुई सड़क पर दौड़ने लगी। आंसुओं की वजह से सामने का रास्ता धुंधला हो गया था। उसे पीछे से पुलिस के सायरन की आवाज आती हुई महसूस हो रही थी। क्यों, आखिर क्यों? वह स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारते हुए चीख रही थी। मैंने सिर्फ थोड़ा सा प्यार मांगा था। मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? कार एक चौराहे के पास पहुंची। यीजू का दिमाग पूरी तरह से सुन्न था। तभी उसके बाएं तरफ से एक विशाल ट्रक तेज हॉर्न बजाता हुआ सीधा उसकी कार की तरफ आ रहा था। तेज बारिश और आंसुओं के कारण यीजू को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ट्रक की तेज पीली हेडलाइट्स ने उसकी आंखों को पूरी तरह से अंधा कर दिया। स्टीयरिंग व्हील पर उसके हाथ जम गए। उसकी सांसें गले में ही अटक गईं। क्रैश! लोहे के बुरी तरह से टकराने की भयानक और कान फाड़ देने वाली आवाज ने बारिश के शोर को चीर दिया। कांच के हजारों टुकड़े हवा में बिखरकर यीजू के शरीर में बेरहमी से चुभ गए। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से पिचक कर अंदर आ चुका था। दर्द, एक ऐसा भयानक और सुन्न कर देने वाला दर्द जिसने उसके शरीर की हर एक नस को जकड़ लिया। खून से लथपथ यीजू का सिर स्टीयरिंग व्हील पर गिर पड़ा। पसलियां टूटने की वजह से अब सांस लेना नामुमकिन हो गया था। बारिश की ठंडी बूंदें टूटे हुए शीशे से अंदर आ रही थीं और उसके चेहरे से बहते गर्म खून में मिल रही थीं। उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा था। मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी, उसे अपनी बाहों में लेने के लिए। लेकिन इस आखिरी पल में यीजू के दिल में कोई डर, कोई पछतावा या भगवान से कोई प्रार्थना नहीं थी। वहां सिर्फ एक खौलता हुआ, दहकता हुआ अंगारा था। उसकी मुट्ठी खुद कस गई। अगर मुझे बस एक मौका और मिल जाए तो मैं कसम खाती हूँ, मैं तुम सबकी जिंदगी को ऐसा नर्क बनाऊंगी कि तुम मौत की भीख मांगोगे। मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। और फिर सब कुछ एक गहरे, खामोश और बर्फ जैसे ठंडे अंधेरे में डूब गया। अंधेरा, एक घुटन भरा, अंतहीन अंधेरा,
फिर अचानक एक जोरदार झटके के साथ यीजू ने एक लंबी सांस खींची, जैसे कोई गहरे पानी में डूबने के बाद पहली बार हवा खींचता है। उसकी आंखें झटके से खुल गईं, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने तुरंत अपने चेहरे, अपनी पसलियों और अपने हाथों को छुआ। वहाँ कोई खून नहीं था, कोई दर्द नहीं था। उसकी हड्डियां बिल्कुल सही सलामत थीं। उसने घबराकर आसपास देखा। वह किसी कुचली हुई कार में नहीं थी। बारिश की भयानक आवाज भी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उसकी जगह कमरे में फूलों की हल्की हल्की और मीठी महक तैर रही थी। जब उसने नजरें उठाईं तो सामने एक आदमकद शीशा था। शीशे में वह खुद को देख रही थी। उसने एक बेहद खूबसूरत सफेद रंग का डिजाइनर शादी का जोड़ा वेडिंग ड्रेस पहना हुआ था। उसके बाल सलीके से बने हुए थे। यह कैसे हो सकता है? यीजू ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी। पास रखी एक छोटी सी मेज पर उसका फोन रखा था। उसने जल्दी से फोन उठाया और स्क्रीन ऑन की। जैसे ही उसकी नजर तारीख पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फोन उसके हाथ से छूटते छूटते बचा। आज की तारीख ठीक 1 साल पुरानी थी। वह मरी नहीं थी। ट्रक से हुए उस भयानक एक्सीडेंट के बाद मरते वक्त उसके दिल से निकली वो आखिरी चीख कबूल हो गई थी। उसे 1 साल पीछे भेज दिया गया था, ठीक उस दिन जब वह जंग से हयुक के साथ अपनी शादी की ड्रेस का ट्रायल करने सियोल के इस महंगे ब्राइडल बुटीक में आई थी। यीजू वहीं जमीन पर बैठ गई। क्या यह कोई सपना था? उसने अपने हाथ को जोर से चिकोटी काटी। दर्द महसूस हुआ। ड्रेस की लेस का कसाव, फर्श की ठंडक, सब कुछ बिल्कुल असली था। उसे दूसरा मौका मिल गया था। यीजू की आंखों में फिर से आंसू भर आए, लेकिन ये आंसू डर या बेबसी के नहीं थे। ये उस भयानक मौत, अपनी सौतेली माँ के क्रूर चेहरे और अपनी बहन की जहरीली मुस्कान को याद करके खौलते हुए खून के आंसू थे। वह उठी और उसने शीशे में अपने अक्स को देखा।